बच्चों, ये आज की वर्कशीट सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th। इससे पहले आज का जो टॉपिक है बॉस मॉडल ऑफ एटम, इससे पहले हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बॉस मॉडल ऑफ एटम। जिज्ञासा दीदी, अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, ज्ञान पूछता है द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल। यहाँ पे अनस्टेबल क्यों कह रहे हैं? हमने लास्ट वर्कशीट में डिस्कस किया था कि किस तरह से जो उनकी मॉडल की ड्रॉबैक थी वो ये थी कि वो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उनके अकॉर्डिंग उनका कहना था कि ये न्यूक्लियस है, ये एटम है, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पायरल वो चारों तरफ घूमते हैं इलेक्ट्रॉन के एक्सीलरेटेड मोशन में, और वो एनर्जी रेडिएट करते हैं, अपनी एनर्जी को लूज़ करते हैं। अगर एनर्जी लूज़ हो जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा, स्पायरल पाथ फॉलो करते हुए फाइनली क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा, जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा और ये एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है, एटम तो एग्जिस्ट करते हैं और एटम स्टेबल भी होते हैं। तो यही इनकी ड्रॉबैक थी। लेकिन जो बोस मॉडल ऑफ एटम है, इन्होंने इसी फैक्ट को बताया कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते, जिस वजह से जो एटम होता है वो स्टेबल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। हाउ द स्टेबल एग्जिस्टेंस ऑफ एन एटम इज पॉसिबल एंड एक्सप्लेन्ड। अब रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग तो जो एटम है वो अनस्टेबल हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो गया। तो जिज्ञासा कहती है, ज्ञान वी हैव लर्नड दैट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम हैव सम ड्रॉबैक लाइक रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर पाथ इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। वो स्टेबल नहीं था। सो इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, नील्स बोर द अनदर साइंटिस्ट पुट फॉरवर्ड हिज मॉडल ऑफ एन एटम कॉल्ड बोस मॉडल ऑफ एटम। तो इसी के अगेंस्ट इन्होंने, नील्स बोर ने अपना मॉडल प्रोड्यूस किया कि एटम की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, प्रोटॉन यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो वही हम पढ़ते हैं, वही पढ़ेंगे अब, बोस मॉडल ऑफ एटम। नील्स बोर पोस्टुलेटेड हिज मॉडल ऑफ एटम in 1922 with two main features as follows. First one, inside atom the electrons revolve around nucleus only in certain special orbits called discrete orbits or shells. They have different energy levels. यहाँ पे देखिए, हमें एक एटम का एग्जांपल ले रखा है। पहले पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ये था कि जो ये है न्यूक्लियस, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सर्टेन ऑर्बिट्स में घूमते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं इस वाली सेल में। और हर एक सेल की जो एनर्जी लेवल है वो अलग होगा। ये वाली जो एनर्जी सेल है इसका अलग होगा, इस वाले का अलग होगा, इस वाले का अलग होगा, इस वाले का अलग होगा। कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे होंगे, कुछ इसमें घूम रहे होंगे। तो पहला पॉइंट इन्होंने ये दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है रिवॉल्व तो करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन वो सर्टेन ऑर्बिट्स में करते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स जो सर्टेन ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं उनकी एनर्जी लेवल जो है अलग अलग होगा। हर एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उनका एनर्जी लेवल क्या होगा, डिफरेंट होगा। सेकंड, एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी ड्यूरिंग देयर रिवोल्यूशन इन दीज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स और एनर्जी सेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। इट कैन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर बाय लूजिंग और गेनिंग ओनली अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। सेकेंड पॉइंट के अकॉर्डिंग वो ये कहना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है जो अलग अलग, पहले पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं, दूसरे पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग वो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे हैं, वो डिस्क्रीट एनर्जी में डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं। अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस वाले ऑर्बिट्स में होंगे, कुछ इसमें होंगे।
तो इस वाली में जो फर्स्ट वाली में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे उनका एनर्जी लेवल क्या होगा, सेम। सेकंड में जो मूव कर रहे होंगे उनका सेम। लेकिन जो फर्स्ट वाले में मूव कर रहे हैं और जो सेकंड में मूव कर रहे हैं उन दोनों का एनर्जी लेवल डिफरेंट होगा। जैसे फर्स्ट चेंज कब होगा एनर्जी लेवल, अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाली से, एक सेकेंड, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहली वाली सेल से सेकंड में जंप करता है तो उसका जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर सेकंड वाली से फर्स्ट वाली, सेकंड थर्ड वाली से सेकंड वाली में जंप करता है तो उसका एनर्जी लेवल हो जाएगा डिक्रीज़। तो हर एक ऑर्बिटल जो शेल्स है इसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे, एक ही सेल में जो मूव कर रहे हैं उनका एनर्जी लेवल सेम होगा, लेकिन जो डिफरेंट ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं उनका एनर्जी लेवल अलग होगा। लेकिन जो एक ही में मूव कर रहे हैं उनका सबका सेम होगा। डिफरेंट कब होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में जंप कर रहा है, यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो चेंज होगा, यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो उनका एनर्जी लेवल चेंज होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये दो उनका मेन पॉइंट्स थे जो उन्होंने दिए थे इस मॉडल में। ही नेम्ड दिस ऑर्बिट्स और शेल्स ऑफ एनर्जी लेवल एज KLMN। अब इन्हीं एनर्जी लेवल्स को उन्होंने नाम दे दिया K शेल, L शेल, M शेल और N शेल। और द नंबर्स, अब जो पहले वाली शेल है वो हो जाएगा n=1 फर्स्ट सेल जिसका नाम है K, दूसरी हो जाएगी n=2, n=1 है तो शेल होगी K, n=2 शेल हो जाएगी L, n=3, थर्ड शेल हो जाएगी M और n=4, फोर्थ शेल का नाम हो जाएगा N शेल। तो N यहाँ है नंबर ऑफ सेल, फर्स्ट वाली है, सेकंड वाली है, थर्ड वाली है, KLMN उनके नाम हो जाएंगे। अगर हम K शेल कहेंगे तो वो हो जाएगी n=1 यानी फर्स्ट वाली शेल। आउटर मोस्ट ऑर्बिट इन एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझते हैं। जैसे ये किसी एटम का एग्जाम्पल ले रखा है, यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल होगी इसको बोलेंगे वैलेंस सेल, और इस वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एटम की वैलेंसी को हम डिफाइन करेंगे, आगे समझेंगे कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी का कंसेप्ट आएगा यहीं से ही, जो आउटर मोस्ट यानी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन रिवॉल्व इन एनर्जी लेवल इज फिक्स्ड गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। देखिए यहाँ पे देखो चार सेल है KLMN, कुछ इलेक्ट्रॉन K में होंगे, कुछ L में होंगे, कुछ M में होंगे, कुछ N में होंगे। लेकिन ये कैसे डिसाइड होगा कि K में कितने रहेंगे, L में कितने रहेंगे, M में कितने? तो इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया 2n², जहाँ पे जो N है वो नंबर ऑफ शेल रहेगा। अब देखते हैं पहली वाली में 2n² है, पहली वाली में अगर n=1 है यानी K शेल में देखते हैं, K शेल में n=1 वैल्यू पुट करेंगे 2 × 1 का स्क्वायर आ जाएंगे 2, तो K शेल में रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते। सिमिलरली अगर हम L शेल की बात करें कि L जो नंबर 2 शेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो 2n², तो n हो जाएगा 2, वैल्यू पुट करते हैं 2 × 2⁻², 2 × 4 = 8। तो जो L सेल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसी तरह से जो हम इसमें वैल्यू डालते जाएंगे 2n², तो हमें पता चलेगा जो K है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकते हैं, L में 8, M में 18 और N में 32। अब कैलकुलेट करके देख लेना।
तो इस वाले फॉर्मूले से हमें पता चल जाएगा कि जो डिफरेंट शेल्स हैं KLMN, उनमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन रिवॉल्व इन एनर्जी शेल्स इज फिक्स्ड गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर, वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल इंडेक्स, n इक्वल टू 1 2 3 4 लेना में से। सो इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स कैन बी कैलकुलेटेड एज K शेल में 2 1 का स्क्वायर हो जाएगा, L में 2 का स्क्वायर और M में 3 का स्क्वायर। ऐसे करते जाएंगे, जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाएगी तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने हो सकते हैं वो भी बढ़ते चले जाएंगे। द मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज़ 8। लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल होगी, यहाँ पे देखिए इस वाले में यहाँ पे जो आउटर मोस्ट है कौन सी है, N, तो इसमें मैक्सिमम जो है ना 8 ही इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं कर सकते। इस रूल को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। ये सबको याद रखना है। ऑक्टेट रूल क्या होता है, जो वैलेंस ऑर्बिट होगी, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगी, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ये हमेशा ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। न्यूट्रॉन, इसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे ज़ीरो। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, J.J. थॉमसन। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। द अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक ने खोज की थी। न्यूट्रॉन हैड नो चार्ज, इट मास वाज नियरली सेम एज द प्रोटॉन। जितना इस पर कोई चार्ज नहीं होता है तो हमने देख लिया है, लेकिन जो इसका मास होता है उसका मास प्रोटॉन के बराबर होता है, अप्रोक्स उसी के बराबर होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास तो बहुत कम होता है, वो तो नेग्लिजिबल होता है। लेकिन प्रोटॉन का मास जो है न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली। न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज N, जैसे इलेक्ट्रॉन E से, प्रोटॉन P से, तो न्यूट्रॉन N से। He said that neutron are present in nucleus along with protons. Thus, most of the mass of an atom is concentrated inside nucleus because electrons mass is negligible. Okay, तो यहाँ पे देखिए, अगर ये एक एटम है, ये होगा बीच में सेंटर में न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होंगे और प्रोटॉन भी। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में मूव करते रहेंगे और उनका मास क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो जो मास होगा किसी भी एटम का वो सेंटर में कंसंट्रेटेड रहेगा, जहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि दोनों में अप्रोक्सीमेट मास ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन्स को तो नेग्लिजिबल होता है, इसका भी ज़्यादा होता है, न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का भी ज़्यादा होता है। तो दोनों को जब ऐड करेंगे, कहाँ लाई कर रहे हैं, दोनों न्यूक्लियस में लाई कर रहे हैं। तो जो किसी भी एटम का जो मास होगा वो उसके न्यूक्लियस में लाई करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए सोडियम की स्ट्रक्चर दे रखी है, सोडियम के एटम की। इसमें जो प्रोटॉन होते हैं वो 11 होते हैं सोडियम में, सोडियम को डिनोट करता है Na से। 11 प्रोटॉन होते हैं, तो 11, अब सोडियम एटम है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा तो 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब 11 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, देखें। ये फर्स्ट शेल हो गई। अब फर्स्ट में आपको पता है मैक्सिमम कितने आते हैं, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए फर्स्ट में। दूसरे मैक्सिमम कितने आते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे में 8 हो गए। अब 2 + 8 हो गए 10, बचा 1, तो चला जाएगा थर्ड सेल में, KLM, M में आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो
ये हो जाएगी सोडियम एटम की स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन का देखते हैं। अब हाइड्रोजन में ये हाइड्रोजन, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन लाई करता है और एक ही प्रोटॉन लाई करता है। अब ये हो जाएगा न्यूक्लियस, ये हो जाएगी फर्स्ट शेल। फर्स्ट में मैक्सिमम कितना आते हैं 2, लेकिन इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक यहाँ पे हम ऐसे डिनोट कर देंगे और एक प्रोटॉन रहेगा यहाँ पे सेंटर पे ऐसे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट 2 मेन पोस्टुलेट ऑफ नील बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। वर्कशीट में हमने डिस्कस कर लिया था। तो फर्स्ट हो जाएगा इनसाइड एटम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन ऑर्बिट्स कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट्स और शेल्स, they have different energy levels. Second, an electron does not radiate energy during their revolution in these discrete orbits or energy levels shells around the nucleus. It can only jump from one orbit to another by losing or gaining only fixed amount of energy. तो फर्स्ट का आंसर ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट, how did Bohr's model of an atom overcome the drawback in Rutherford's model of the एटम? तो उसमें लिखेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम ओवरकम द ड्रॉबैक इन रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम बाय एक्सप्लेनिंग। रदरफोर्ड मॉडल में क्या था, स्टेबिलिटी थी एटम की, लेकिन बोर्ड ने क्या किया था, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया था। बोर्स एक्सप्लेन द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ बाय प्रपोजिंग दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स साइज एंड एनर्जी। द एनर्जी of electron depends on the size of the orbit is lower for smaller orbits. Radiation can only occur only when the electrons jump from one orbit to another orbit. Next, draw a diagram of Bohr's model of an atom showing 4 energy levels. तो इसमें ये वाला डायग्राम आप ड्रॉ कर दोगे, ये हमारी वर्कशीट में भी दे रखा है। नेक्स्ट, what are neutrons, where they are located? And neutron is a subatomic particle which has no charge. Its mass is nearly the same as that of proton. Same mass रहता है. Neutron is represented by small n. Neutrons are present in nucleus along with protons, जिससे ये दोनों कंबाइंड मास बनाते हैं किसी भी एटम का। तो ये वर्कशीट हो गया हमारी कंप्लीट। किसी को बच्चे को कुछ समझ नहीं आता तो वो पूछ ले, ग्रुप में डाउट अपना डाल दे या कमेंट सेक्शन में डाल दे, तो वो मैं शॉर्ट आउट कर दूँगी। जो भी बच्चे की किसी की कोई भी प्रॉब्लम रहती है, सभी बच्चे वर्कशीट करके ग्रुप में भेजेंगे। थैंक यू।